हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके। तो भाई ये है कंपाइलेशन केस सिनेरियोस का, जितने भी अभी तक केस सिनेरियोस इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं। तो आइए जी सबसे पहले चलते हैं नवंबर की एमटीपी की तरफ। नवंबर की एमटीपी क्या बोलती है, आओ जी पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 अगस्त को कमीशन बना रही है, कमीशन बैठा रही है, अपॉइंटेड कमीशन। ठीक है सर। ड्राफ्ट पब्लिश किया ऑफिशियल गैजेट में, ड्राफ्ट नहीं नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया सीधे 24 अगस्त को। लिख दें आप 24 अगस्त को पब्लिश कर दिया भैया नोटिफिकेशन में। कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है 90 डेज के अंदर। 90 डेज के अंदर कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है। वैसे आप बताइए तो कब तक लास्ट डे होगी। अगर 2 मिनट के लिए आपसे कहता हूँ लास्ट डेट क्या होना चाहिए। लास्ट डेट होना चाहिए यार 24 अगस्त को आपके नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, 7 दिन अगस्त के बचे, 30 दिन सितंबर के बचे, 31 डेज अक्टूबर के बचे। कितना हो गया ये? हो गया 30, 31, 61, 68, 68 में 90 माइनस 22, 20 ये हो गए आपके जुलाई, ये हो गया नहीं जुलाई नहीं, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर। 22 नवंबर तक आपको रिपोर्ट पब्लिश करनी है। लास्ट डेट है 22 नवंबर। ठीक है जी, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। पहले एक डिस्प्यूट अराइज हुआ जुरिस्डिक्शन को लेकर। नोटिफिकेशन ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन होगा उस हर एक वायलेशन के 10 किलोमीटर के रेडियस में। अरे 10 किलोमीटर जीसी, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन, याद है? स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ इंडस्ट्रीज ने चैलेंज किया, कहते हैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कह रहे रादर देन स्ट्रेट लाइन रोड डिस्टेंस में जाएगा। ना भैया, स्ट्रेट लाइन में ही मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक और इशू आया सर्विस ऑफ नोटिस को लेकर। कहते हैं कमीशन ने नोटिस दिया रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, और कुछ इंडस्ट्रीज कह रही है नोटिस इफेक्टिवली सर्व नहीं हुआ। सर रजिस्टर्ड पोस्ट में तो भेजते इफेक्टिव हो जाता है अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड। ठीक। कहता है कमीशन का टेन्योर 17 नवंबर को एक्सपायर होना है, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भैया टेन्योर एक्सटेंड कर रहे हैं अनटिल फर्दर नोटिस, जब तक कोई और नोटिस नहीं आएगा टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया। एक पीआईएल फाइल हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, चैलेंज किया गया लीगैलिटी को। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया अरविंद राव को एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन। राव ने रिजाइन किया भैया 25 सितंबर को हेल्थ कारणों से। ठीक। ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू गवर्नमेंट ने कविता को अपॉइंट किया एज ए रिप्लेसमेंट, और वो आई 5 अक्टूबर को। समझ गए बात? 25 को छोड़ के गया अरविंद राव और 5 को आई उसकी जगह कविता। ठीक है भाई। आप बताइए सबसे पहले रिपोर्ट देने का लास्ट डे क्या है? हमने तो निकाल लिया था ऊपर 22 नवंबर। ठीक है भाई। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है मॉडिफाई करने का, जो लाएगा वही हटाएगा, जो लाएगा वही हटाएगा। आप बताओ भैया लेके कौन आया था कमीशन को? कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अपॉइंट किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कंटिन्यू कर सकती है टेन्योर, सस्पेंड डिसमिस सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी। ठीक है भाई। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अधिकार है अपॉइंट करने का, तो उसी के पास अधिकार होगा टर्म्स को चेंज करने का। ठीक है। टेन्योर एक्सटेंड करने का अधिकार उन्हीं के पास है। यस ब्रो। ठीक है। आइए बिना कोई देरी किए सबसे पहली बात। ठीक। एवरक्रेस्ट एग्रो इक्विपमेंट स्टैब्लिश कर रही है एग्रीकल्चर मशीनरी इक्विपमेंट नासिक में। 28 फेब को बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया इस चीज के लिए। इन्होंने बोला एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस एक्वायर करेंगे, फार्मलैंड एक्वायर करेंगे, ट्रैक्टर एक्वायर करेंगे, टिम्बर ट्रीज एक्वायर करेंगे। काफी कुछ एक्वायर कर रहे हैं। जीसी की खुशबू आ रही है मुझे यहां से। आपको पता है वेयरहाउस जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल। ठीक। फार्मलैंड जो वेयरहाउस के बगल में ये भी इमूवेबल है। ट्रैक्टर जो है ये मूवेबल है सर। और प्लांटेशन जहां पेड़ लगा रहे वो भी मूवेबल है। पेड़ भी मूवेबल है, अब तक ही काटा नहीं जाएगा। शांताबाई और स्टेट ऑफ बॉम्बे। लेटर 15 मार्च को कंपनी को गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आया कि सारे जो एग्रो इंडस्ट्री यूनिट्स हैं उनको रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना पड़ेगा 45 डेज के अंदर। ठीक है। पूछना पड़ेगा आपको। नोटिफिकेशन ने क्लैरिफाई किया एग्जिस्टिंग परमिशन जो है अंडर द रिपील्ड एक्ट वो वैलिड रहेंगी। ठीक बात है, पुरानी जितनी परमिशन होती है वो वैलिड रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रही है गवर्नमेंट। जो नोटिफिकेशन दिया गया उसके हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजना है कंसर्न स्टेक होल्डर को। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो इफेक्टिव हो जाएगा भेजते ही, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड। एमडी आपसे लीगल ओपिनियन मांग रहा है। चलो भाई लीगल ओपिनियन देखते हैं किस चीज को लेकर मांग रहा है।
कह रहा है आप बताइए नीचे दी गई कौन सी एसेट को इमूवेबल नहीं मानेंगे? ट्रैक्टर। ये बताओ 45 डेज है ना, 13 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं और 13 अप्रैल का हॉलीडे है, तो अगले दिन जब कोड ओपन होगा और 13 अप्रैल हॉलीडे, ठीक है। कब तक क्लियरेंस लेनी पड़ेगी? सर क्लियरेंस लेंगे अगले दिन 14 अप्रैल को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सॉरी 13 ना, ये मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ तो मिसप्रिंट लग रहा है इसमें। 13 को पब्लिक हॉलीडे है, बाय विच डेट क्लियरेंस ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग 13 अप्रैल इज अ सैटरडे, तो 14 को तो वैसे ही संडे है। नहीं ठीक है, 15 को लेंगे, ठीक है अब ठीक है, क्योंकि 15-14 संडे हो जाएगा ना। क्या खतरनाक पॉइंट देखो डाला है इन्होंने, बढ़िया 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 बढ़िया। कह रहा है एक बात बताओ, अगर नोटिस भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से और कंपनी रिटर्न कर देती है विद द इंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखो भैया, अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हो ना तो तुरंत इफेक्टिव हो जाता है। इंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल वाला जो पॉइंट आपने पढ़ा हुआ जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह वाला लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला केस, ठीक है, वो डिलीवरी का केस है, वो बेसिकली ऑर्डिनरी पोस्ट की बात है। और अगर आप रिफ्यूज करते हैं तो कह रहा है ये मान लिया जाएगा नोटिस सर्व किया गया है, ये मान लिया जाएगा नोटिस सर्व नहीं किया गया है, ठीक। देखो एक बात समझिए, पहली बात ये रजिस्टर्ड पोस्ट है, दूसरी बात रिटर्न कर दिया गया विद द एंडोर्समेंट। अब आप बोलोगे रिटर्न में तो मान लेते जगदीश सिंह वाला केस के अंदर, है ना। तो इस केस में देखो सही आंसर क्या होगा, अगर रिफ्यूज कर दिया है तब भी सर रिफ्यूज किया गया है, मैं कहता हूं ऑर्डिनरी पोस्ट भी होगा तब भी वैलिड डिलीवरी मानते थे वहां पर। अब यहां रजिस्टर्ड पोस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में तो इफेक्टिव हो जाता है ना, अनलेस द कॉन्ट्रारी इज प्रूव्ड, तो इफेक्टिव ही मानेंगे सर। सही आंसर होना चाहिए, बट मेरे ख्याल इन्होंने एमटीपी के अंदर ये आंसर सही दिया कि नोटिस सर्व नहीं किया गया। तो इनकेस कभी आ जाए अब भी आंसर ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गई भाई आपकी जुलाई 25 की एमटीपी समाप्त। आइए पढ़ते हैं जरा क्या कहती है कहानी। चलिए भाई, ग्रीनवुड इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी है केरला में, 15 जैन को नोटिफिकेशन आया। क्या नोटिफिकेशन आया? सारी यूनिट्स क्वालिफाइड एश्योरेंस ऑफिसर्स ही रखेंगी, ठीक है, ठीक है। एमडी अपॉइंट करेगा। खुशबू आ रही जीसी की? जीसी की खुशबू आ रही है आपको? जो लाएगा वही हटाएगा। अगर एमडी अपॉइंट करेगा तो सस्पेंड और डिसमिस का अधिकार भी एमडी के पास ही है। कह रहा है 21 डेज के अंदर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बाकी सब ऐसे बकवास चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। इंस्टॉल करेंगे फैसिलिटी, ये कंप्लायंस रिपोर्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कंटेंट दिया, क्वेश्चन पढ़ के ही वापस आएंगे। कुछ क्वेश्चन में आप देखना पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वापस आना पड़ता है। आप बताइए एमडी के पास क्या अथॉरिटी है विदाउट एक्सप्लिसिट मेंशन? कह रहा है एमडी अपॉइंट करने का अधिकार रखता है ना, तो सस्पेंड और अरे तो गलत हो गया, सस्पेंड और डिसमिस दोनों एमडी ही करेगा, ठीक है भाई, बढ़िया। सेलेक्ट किया 25 जैन को। ये बताओ अपॉइंटमेंट लेटर कब देंगे, कब तक देना है अपॉइंटमेंट लेटर? अपॉइंटमेंट लेटर देना है 21 दिन के अंदर देना ना, अपॉइंटमेंट लेटर देना है 30 डेज के अंदर। तो 30 डेज का मतलब क्या हो गया लाला? 30 डेज का मतलब हो गया 25 से 6 दिन हो गए आपके जैन के, 24 डेज हो गए आपके फेब के, 30 दिन के अंदर लेना है अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब ये होगा 24 फेब, ठीक है भाई। अच्छा एक बात, अच्छा एक पॉइंट और कह रहा है इन्होंने ना कॉन्टेमिनेशन किया है, पॉल्यूशन वगैरह किया होगा। कॉन्टेमिनेशन ने दोनों एक्ट वायलेट किए हैं, 2 एक्ट। खुशबू आ रही 26 की जीसी एक्ट की, फूड सेफ्टी एक्ट, स्टेट पब्लिक हेल्थ एक्ट। क्या दोनों एक्ट के अंदर लायबल होंगे? ना। कह रहा है अगर कॉन्टेमिनेशन में दोनों एक्ट वायलेट हो रहे हैं तब कह रहा है 1 मेजर वायलेशन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। कह रहा है ओनली फूड सेफ्टी, कंपनी कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर ईदर बोथ बट पनिश्ड ओनली वंस। ठीक बात है, पनिश्ड ओनली वंस। यू शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। याद है, यू शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। चलिए तो बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चावाड़ी। देखिए न्यू लिमिटेड इंटरनेशनल ट्रेड में है, इंपॉर्टेंट नोटिस इशू कर रही है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल अमेंडमेंट कर रहा है।
कंपनी के रेगुलेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट भेजना है बाय पोस्ट। मुझे खुशबू आ रही है जीसी एक्ट की सेक्शन 27 की, बाकी देखते हैं क्या दिक्कत है। 15 अप्रैल को लीगल डिपार्टमेंट ने नोटिस बनाया। नोटिस में नाम लिखा ए का, रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा, नोटिस भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से, बहुत बढ़िया, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, हाईएस्ट लेवल कंफर्मेशन भेजा गया, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक। कुछ दिनों बाद नोटिस वापस आ गया ये लिखकर कि भाई क्लेम नहीं किया, क्या डिलीवरी मानेंगे? बेटा इंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, अगर रिसीवर ने लिखकर मना कर दिया रिफ्यूज, तो आप इसे वैलिड डिलीवरी मानेंगे। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, ठीक है, वैलिड डिलीवरी है, डिलीवरी इज वैलिड। एनीवेज, अच्छा एक बात बताओ, डॉक्यूमेंट इफेक्टिव कब होता है? डॉक्यूमेंट इफेक्टिव होता है अगर आपको आ रहा सेक्शन 27 में तो प्रीपेड, प्रॉपरली एड्रेस्ड और रजिस्टर्ड पोस्ट, तीसरी कंडीशन रजिस्टर्ड पोस्ट, 3 कंडीशन पूरे हुए इफेक्टिव मान लेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 3 केसेस का भी डिफरेंस दिया, जो 3 केसेस आपने पढ़े हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन माखीजा अपन ने पढ़ा भाई, जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, वंदना गुलाटी वर्सेस गुरमीत सिंह। क्लियर दिया कि भैया इस केस में जो नोटिस आपने भेजा है रजिस्टर्ड पोस्ट से, एक बात बताइए, अगर आपका लॉ आरपीएडी भेज रहा है, बोल रहा है, तो क्या आप जीसी के हिसाब से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे? क्या कभी भी नहीं। हम जीसी में कब आते हैं? जब हमें हमारा लॉ कुछ नहीं बोलता। अगर आपका लॉ आरपीएडी बोल रहा है तो फिर आरपीएडी से भेजोगे ना भाई, अगर आपका लॉ बोलता है तो। ये वाला केस। दूसरा केस, अगर आपने मना कर दिया भाई रिफ्यूजल, तो वैलिड मानेंगे, ठीक। वंदना गुलाटी कह रहा है भैया जैसे ही आप भेजोगे तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रिवीजन हो रहा है। सेक्शन 27 के हिसाब से आप बताइए नोटिस इफेक्टिव कब होगा? नोटिस इफेक्टिव होगा एड्रेस्ड, प्रीपेड, ऑर्डिनरी नहीं, एड्रेस्ड, प्रीपेड, रजिस्टर्ड पोस्ट। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और भीमसेन माखीजा में प्रिजम्पशन क्या था? प्रिजम्पशन सिंपल था सर, आपने गलती की रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजकर उस केस में, जबकि आपको भेजना चाहिए था आरपीएडी से। तो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहता है कि आरपीएडी, अगर आपका लॉ कह रहा है तो आरपीएडी से ही भेजेंगे आप, रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं। जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह में क्या बोला गया? जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह में बोला गया नोटिस सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड रिटर्न विद रिफ्यूजल एंडोर्समेंट इज डीम्ड सर्व्ड। एक बार अगर आपने नोटिस भेज दिया और रिफ्यूजल आ गया तो आप मानेंगे इट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड। अब चलते हैं दूसरी एमटीबी दिसंबर। सनराइज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बना लिया पुणे में, रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, 3 स्टोरी बिल्डिंग, 25 एकड़ जमीन। बताओ ऐसे गरीब आदमी, 100 मोटर कार, खुशबू आ रही इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जीसी, एक बागान खरीद रहे हैं, इसमें 100 पेड़ है, ऑर्चर्ड, ठीक। कंपनी को एक नोटिफिकेशन आया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कि सारे टेक्नोलॉजिकल सेंटर को स्पेशल क्लियरेंस लेनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर, ठीक, लेनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि अंडर द प्रीवियस टेक्नोलॉजी पार्क्स एक्ट, जो अब रिपील हो चुका है, ठीक है, वो सारे पुराने ऑर्डर वैलिड रहेंगे सर, रिपील हो गया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कह रहा नोटिफिकेशन भेजा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी आपसे समझना चाहता है, आइए समझते हैं। पहली बात, इमूवेबल में क्या क्या नहीं आएगा, विच वुड नॉट क्वालिफाई। सर पेड़ भी आते हैं, मोटर कार इमूवेबल नहीं है, यहां से वहां दौड़ रहे, कह रहा है 45 दिन के अंदर गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना है, 45वें दिन बंद है, संडे आ गया। याद करिए सेक्शन 10 जीसी एक्ट का, अगर आखिरी दिन बंद है कोर्ट या ऑफिस, तो नेक्स्ट डे व्हेन द कोर्ट और ऑफिस विल बी ओपन। तो 4 मई को बंद है तो 5 मई अगर ओपन है तो, ठीक है, इनको लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप बताओ पुराना एक्ट अगर रिपील हो गया तो रिपील होने से क्या पुराने एक्ट की एक्टिविटीज इनवैलिड हो जाएंगी? बेटा पुराने एक्ट की एक्टिविटीज इनवैलिड नहीं होंगी, दे विल कंटिन्यू टू बी वैलिड, प्रीवियस ऑर्डर विल रिमेन वैलिड। बच्चों पार्टी आगे बढ़ रही, चलो बच्चों अब हम चलते हैं आरटीपी की तरफ। जनवरी 25 की एबीसी लिमिटेड 1 जनवरी 23 को बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, एक्सपेंशन करना चाह रही है ई कॉमर्स में। एबीसी लिमिटेड का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, बोर्ड फर्स्ट एजीएम करवाना चाहता है नए बिजनेस मॉडल को लेकर। 5 डायरेक्टर है, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। इंडिपेंडेंट बढ़ के तो खुशबू आने लगती है सीएसआर की, कोई बात नहीं, काम की कोई भी चीज नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं। कंपनी की एक होली ओन सब्सिडरी XYZ, ठीक, एक और कंपनी में 30% स्टेक है, एक सब्सिडरी है, कंसोलिडेशन खुशबू आ रही है यहां तो,
एक एसोसिएट है, कंसोलिडेशन करेंगे तो सब्सिडरी भी आएगी, एसोसिएट भी कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है। कह रहा है सर बोर्ड देख रहा है क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे सर। कंसोलिडेशन में कंपनी भी आएगी, सब्सिडरी भी आएगी, एसोसिएट भी आएगी, ठीक है। आप बताइए, एजीएम में सारे मैटर दिए गए हैं, काम की चीज नहीं है। बोर्ड ने नोटिस दिया है सारे मेंबर को, प्रपोजल की बात की है, स्पेशल आइटम स्पेशल रेजोल्यूशन की, नोटिस भेजा है, ईमेल रजिस्टर्ड पोस्ट से, ठीक है। आइए काम की बात। पहली बात, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, 31 मार्च को, क्योंकि कंपनी बनी थी 1 जनवरी को। अगर 1 जनवरी को कंपनी बनाओगे तो भैया अगले साल 31 मार्च खत्म होगा ना, अगले साल 31 मार्च को। आप बताइए कब तक एजीएम करवाएंगे? 31 दिसंबर, 9 महीने के अंदर, फर्स्ट एजीएम 9 महीने के अंदर। आप बताइए अगर फर्स्ट एजीएम 15 दिसंबर को है तो सेकंड एजीएम कब होगी? सेकंड एजीएम अगले साल 6 महीने के अंदर, साल खत्म होने के, तो 15 दिसंबर, तो फिर 30 सितंबर, ठीक। आप बताइए सीएफएस बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल बनाएंगे सर। कह रहा है यस बिकॉज इट हैज वन होली ओन सब्सिडरी एंड वन एसोसिएट, बिल्कुल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, एक बात और, स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे पास करेंगे? उनके इस पड़ाव में आके ऐसे क्वेश्चन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास कैसे करेंगे? कह रहा है वोट मस्ट बी 3 टाइम्स इन फेवर, जितने अगेंस्ट में उसके 3 गुना फेवर में, ठीक। आप बताइए कौन सी कंडीशंस के अंदर एबीसी एग्जेम्प्टेड होगी सीएफएस बनाने से? याद करो, सीएफएस बनाने से एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब सारे मेंबर एग्री करेंगे राइटिंग में और आप प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास होगा। अब याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया है पॉइंट, ठीक है। तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं, यू आर एग्जेम्प्टेड, सेक्शन 129 के अंदर यू आर एग्जेम्प्टेड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चल रहे हैं मई 24 के एमटीपी आरटीपी की तरफ, ठीक। टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया 30/6 को। मेन ऑब्जेक्ट है गाइडेंस क्लासेस देंगे। इसके लिए इन्होंने एक कोचिंग क्लास ओपन की, ठीक। प्रीमाइस कंपनी का ओन था। कंपनी ने एक एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई, एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए। जीसी खुशबू आ रही है मेरे को तो। एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई अपॉइंट करने के लिए, जो लाएगा वही हटाएगा। अगर अपॉइंटमेंट का अधिकार कमेटी को दिया है तो रिमूवल भी कमेटी ही करेगी। खैर आगे पढ़ते हैं। अभी पहले भाग में फर्स्ट लैब, कमेटी ने 9 टीचर रखे, 3 स्टाफ रखे, 1 पीएम रखा, ठीक है। एक्सपेंशन के लिए एक ब्रांच और खोली गई, आगरा, ठीक है। रिसर्च करने के बाद एक और ब्रांच खोली गई भरतपुर में, 50 किलोमीटर दूर से आगरा से। कैसे काउंट करेंगे 50 किलोमीटर? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। रघुराम मीना ने अपनी जमीन कंपनी को दी लीज पे, ठीक। उस जमीन में एक छोटा सा टेंपल भी था गणपति जी का, ठीक। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया क्लासरूम का जमीन पे, और कई लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की। जो टेंपल से चढ़ावा आया करता था, चढ़ावा डोनेशन आती थी, रघुराम मीना जो ओनर था जमीन का, उसने बोला टेंपल की इनकम मेरी है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ जमीन दी है, टेंपल नहीं दिया। मैंने आपको किराए पे जमीन दी है, टेंपल नहीं दिया। जीसी कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन दी है तो जमीन भी दी है, अटैच टू अर्थ, एनीथिंग अटैच टू अर्थ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, सब कुछ दे दिया बेटा। टेंपल से जो इनकम अब आएगी वो इनकम भी लेसी की होगी, ओनर की नहीं, वो लेसी की ही मानेंगे, ठीक। एक और प्रॉब्लम आई कंपनी में। एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी ने देखा वन ऑफ द फैकल्टी नीतीश गुप्ता ढंग से काम नहीं कर रहा है, अपने ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी ने बोला इसको हटाना है 31/1 से, नोटिस भेजा टर्मिनेशन का, ठीक है। नीतीश गुप्ता कह रहा है भैया मैं तो जाऊंगा नहीं। 2 महीने के बाद नीतीश गुप्ता ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, कह रहा है मेरी सैलरी दो 3 महीने की। कह रहा है सर नीतीश गुप्ता को आप नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? आइए पढ़ते हैं। कह रहा है पहली बात तो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट कमेटी के पास अपॉइंटमेंट का अधिकार, हटाने का अधिकार नहीं है। नीतीश गुप्ता को आपने नोटिस तो भेजा, नीतीश गुप्ता ने रिफ्यूज कर दिया। सर कितनी बार लगाओगे? जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, इंस्टीट्यूट तो दीवाना हो गया इस केस का। रिफ्यूज किया ना आपने सर, तब भी डिलीवरी मानेंगे, जो लाएगा वही हटाएगा। पहली बात, रिफ्यूजल किया तब भी वैलिड मानेंगे। आप बताइए पहली बात। रघुराम मीना कह रहा है टेंपल की कमाई मेरी है, क्या वो सही कह रहा है? कह रहा है यस, टेंपल बिल्डिंग है नॉट लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड,
बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड थिंग अटैच टू अर्थ, इसलिए जो बेनिफिट मिल रहे हैं, जो इनकम आ रही टेम्पल से, वो लेसी की होगी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है क्या एम्प्लॉय अमेंडमेंट कमेटी हटा सकती है नीतीश गुप्ता को? नो। कह रहा है यस, सेक्शन 16 कहता है अगर कुछ और नहीं दिया गया तो पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। ठीक बात है। आप बताइए जो रिफ्यूजल दिया गया है नोटिस बाय पोस्ट का, तो क्या आप मानेंगे नोटिस वैलिडिटी डिलीवर हो गया? सर ऐसा है, वो कह रहा है नीतीश गुप्ता वुड बी टर्म्ड एज नॉट सर्विंग ऑफ नोटिस। नो सर, सेक्शन 27 कहता है अगर आपने रिफ्यूजल किया तो उसे डिलीवरी ही मानेंगे। ठीक, अब दोनों ने एक पॉइंट और डाल दिया फेमा वाला। अमर पीआरआई है, 60,000 यूएसजी रेमिट करना चाहता है लॉटरी जीत के। प्रोहिबिटेड है सर, प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है, कैन नॉट रेमिट, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, लॉटरी। कह रहा है सर प्रखर इंडियन रेसिडेंट है, गिफ्ट के लिए 50,000 यूएसजी, चिंटी एलवी का बैग। सर कह रहा है प्रखर 50,000 यूएसजी निकाल सकता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, लेस देन 2.5 लाख। बिल्कुल ठीक बात है, 2.5 लाख से कम बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा पढ़ते हैं दिसंबर की एमटीपी की तरफ। मैं सोच रहा हूं इसमें कुछ तूफानी करते हैं आज अपन। तूफानी कैसे? आओ इसको 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 तब देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। आज एक एमटीपी ऐसे करते हैं इस तरीके से कि भाई बिना आपके क्वेश्चन सिनेरियो पढ़े क्वेश्चन लगाते हैं। बन गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक है। आओ करते हैं। भैया पढ़ने जा रहे हो, साथ में लिविंग एक्सपेंसेस, लिविंग रहने के भी खर्चे 55,000 यूएसजी, क्या ले सकते हो? 2.5 लाख यूएस डॉलर तक अलाउड है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कहता है यस अप टू 55,000 विदाउट आरबीआई अप्रूवल। मैं तो यही कह रहा हूँ 55,000 का 2.5 लाख यूएसडी ले लो यार। मेहता जी ने लॉटरी जीती है ना भैया, लॉटरी का पैसा तो नहीं ले आ पाओगे बार, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। रेमिट करना चाहते हैं पैसा मेहता जी, आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। कहता है मेहता जी रेमिट कर पाएंगे इतना अमाउंट, इतना अमाउंट। कहता है अगर एजुकेशन सपोर्ट कर रहे हो तो रेमिट कर लेंगे। कहता है जो ऑथराइज्ड डीलर है, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि लॉटरी का पैसा आप रेमिट नहीं कर सकते। यो ब्रो। राघव ने मेडिकल एस्टीमेट भेजा है भैया 4 लाख यूएसडी, 2.5 लाख यूएसडी या मेडिकल एस्टीमेट विच एवर इज हायर। याद है इलाज के लिए वो एस्टीमेट जो हॉस्पिटल ने दिया है और 2.5 लाख यूएसडी विच एवर इज हायर। अगर हॉस्पिटल कह रहा है 4 लाख यूएसडी तो 4 लाख यूएसडी चलेगा, मिल जाएगा, लेकिन एस्टीमेट देना पड़ेगा सर, एस्टीमेट देना पड़ेगा, या तो उस हॉस्पिटल का बाहर वाले का या इंडिया वाले किसी डॉक्टर का एस्टीमेट लगेगा सर उस केस में। कहता है बैलेंस प्रोहिबिटेड है, ऐसा नहीं है, कोई भी अमाउंट रिलीज करो बिना लिमिट के, मेडिकल इमरजेंसी है। ऑथराइज डीलर 2.5 लाख यूएसडी विदाउट अप्रूवल देगा और एडिशनल अमाउंट देगा अगर मेडिकल एस्टीमेट सपोर्ट करोगे। बिल्कुल ठीक बात है, 2.5 लाख पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको उसके लिए मेडिकल एस्टीमेट देना पड़ेगा सर, ये सही ऑप्शन है, सी वाला। चलिए जी अब चलते हैं अगस्त 25 की तरफ। अगस्त 25 की कहानी क्या कहती है, आओ भैया फटाफट से एक बार देख लेते हैं। मृणाल कौर इंडियन सिटीजन है, ठीक है, फैशन एंटरप्रेन्योर है सर, मिलान में रहती है, ठीक है, 10 साल का करियर है, जैन 24 में अपना ब्रांड एक्सटेंड करना चाहती है इंडिया में, ठीक है। पूरा पढ़ते हैं अभी यहां से क्वेश्चन। अगर मृणाल कौर का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा अगर वो दिल्ली आ जाती है? तब दिल्ली आ जाती है, आ जाती क्यों आ रही है भैया? दिल्ली आ रही है, कंपनी बना रही है इंडिया में, मतलब बिजनेस करने के लिए। अगर बिजनेस करने के लिए आप इंडिया आओगे, जिस दिन आप इंडिया आओगे तुरंत आप पीआरआई बन जाओगे, इमीडिएटली बिकम पीआरआई, ठीक है। एडवांस रिसीव पेमेंट का क्या होगा, आओ जरा पढ़ते हैं। वैसे तो करंट अकाउंट ही होता है लेकिन पढ़ते हैं एक बार। कहता है सर इसने क्या किया, फेब 24 में कंपनी ने ट्रांजैक्शन किए 5 लाख यूरो मृणाल की मिलान बेस्ड अकाउंट से लिए, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी दिल्ली में, फैशन एक्सपर्ट को हायर किया, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला दिल्ली में, दिल्ली ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल बैंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, कंपनी फैशन इवेंट्स में जाना चाहती है, एडवांस पेमेंट ले रही है इंटरनेशनल क्लाइंट से। देखो सर एडवांस पेमेंट अगर आप लेते हो ना तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है बिजनेस के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, एडवांसेस, ये सब कह रहे हैं। तो सर ये बताओ कैपिटल अकाउंट है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 मिलियन हो अपने कंसल्टेंट को देना चाहती है। देखो सर 1 मिलियन तक
रियल एस्टेट में 1 करोड़ है यूएस डॉलर, याद करिए, मतलब 10 मिलियन, 1 करोड़ यूएस डॉलर रियल एस्टेट में, बाकी में 10 लाख है, मतलब 1 मिलियन। आरबीआई से नहीं पूछना, लेकिन ये 1.2 मिलियन मतलब 1 मिलियन से ऊपर जा रहा है कंसल्टेंसी के लिए, तो पूछना पड़ेगा आरबीआई से। प्रायर अप्रूवल ऑफ चेंज। ठीक है भाई, ये हो गई डन कहानी। चलिए आइए अब चलते हैं। अरुण कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में काम कर रहा है, यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी सिलिकॉन वैली। ठीक है, अब एक बात बताइए, बेंगलोर से है, यूएस में काम कर रहा है, पीआरओआई है। इंडिया आया एस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्टअप, बिजनेस करने के लिए इंडिया आ रहा है। जैसे बिजनेस करने के लिए इंडिया आएगा पीआरआई बन जाएगा, पीआरआई बन जाएगा ग्लोबल वेंचर में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर रहा है यूएसए में। सर अगर आप पीआरओआई थे ना और पीआरआई बन गए तो अपनी पुरानी सारी एसेट कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ अभी भी यूएसए में काम कर रही है। आप बताइए, मिस्टर कुमार ने कई सारे ट्रांजैक्शन किए भैया, 2 लाख का अपनी सेविंग से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपने सेविंग से स्टार्टअप में। करो ना सर, कोई दिक्कत थोड़ी, वहां का पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 75,000 रुपये ब्रदर को दे रहा है इंडिया में। सर ये तो फिर समस्या वाली बात, इसमें तो पूछना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, इंपोर्ट कर रहा है इक्विपमेंट सिंगापुर बेस्ड सप्लायर से, 3 महीने क्रेडिट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर याद करो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वाइफ को हेल्प कर रहा है डॉटर के हायर एजुकेशन, अगेन करंट अकाउंट। लिविंग एक्सपेंसेस एजुकेशन के लिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पूरा पढ़ते हैं। कह रहा है ग्लोबल वेंचर ने एक ब्रांच ऑफिस सिंगापुर में स्टैब्लिश किया है, जो कंट्रोल कर रही है बेंगलोर। याद है, अगर बेंगलोर कंट्रोल कर रही है तो सिंगापुर ब्रांच को आप क्या मानेंगे? सिंगापुर ब्रांच भी पीआरआई होगा, क्योंकि बेंगलोर ब्रांच कंट्रोल कर रही है। आइए पूरा पढ़ते हैं। फेमा के अंदर अरुण कुमार का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? भैया वो इंडिया आ चुका है बिजनेस करने के लिए, वो बन जाएगा पीआरआई। ठीक, आप बताइए कहां पूछना पड़ेगा आरबीआई से? भैया पूछना पड़ेगा ब्रदर के लिए, ब्रदर। ठीक, 40,000 का आप खर्चा कर रहे हो हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल करिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इज इट परमिसेबल? बिल्कुल करिए, यस इट इज परमिसेबल। ठीक है ना भाई, 2.5 लाख वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए डन है कहानी। आइए अब चलते हैं भैया आगे। इंडियन रेसिडेंट है भैया 21-22 में, हायर एजुकेशन हायर स्टडीज के लिए जा रहा है स्विट्जरलैंड। याद करिए आरबीआई का सर्कुलर नंबर 45/2003, अगर हायर स्टडीज के लिए गया है, हायर स्टडीज के लिए, तो पीआरओआई है भैया, पीआरओआई। ठीक, हायर स्टडीज याद है। 15 जुलाई को इंडिया छोड़ के चला गया 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए पीआरओआई है। आपसे पूछ रहा है 22-23 में रेसिडेंशियल बताइए। ऑप्शन देख रहे, ऑप्शन ही अलग दे दिया भाई साहब। एनआरआई तो वर्ड यूज नहीं हो रहा है फेमा में, तो वर्ड ही पीआरओआई यूज हो रहा है भाई, तो पीआरओआई लिखो ना। चलो खैर कोई बात नहीं, एनआरआई लिख दो। अगले साल भी पीआरओआई है, 2 साल ले गया वो बाहर, 2 साल ले गया तो वहां भी एनआरआई, क्या ही बोले। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली कितना अलाउड है? 2.5 लाख यूएसडी अलाउड है एलआरएस के अंदर। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर 2.5 लाख यूएसडी अलाउड है। कह रहा है 30,000 उसका एनुअल खर्चा है, 25,000 उसको चाहिए ट्यूशन फीस के लिए, तो कुल मिला के 55 हो गया। और कितना निकाल सकता है एलआरएस से? 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, 55 निकाल लिया तो 1.95 और निकाल पाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ पूरा पढ़ो। कह रहा और पैसा चाहिए, मोर मनी। कितना अमाउंट स्टिल बी रेमिटेड फ्रॉम एलआरएस? स्टिल बी रेमिटेड मतलब 2.5 माइनस 55 इक्वल टू 1.95 निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताइए। कह रहा है एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी, उसने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा सबर्बन एरिया में। लैंड में स्मॉल लेक है, लेक। ठीक, जहां लग रहा है टूरिज्म आएगा, लोग आएंगे, ये सब। लैंड पे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जो परमानेंटली फास्ट है, जैसे स्टोन पेविलियन है, चबूतरा वगैरह, ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जमीन से जुड़ा हुआ। आप बताइए इमूवेबल में क्या क्या आएगा? सब आएगा और क्या। कह रहा है इमूवेबल में आएगी सिर्फ जमीन। अरे लाला तुझे क्या हो गया? ओनली द लैंड। 1 मिनट रुक जाओ यार, अब ठीक है। ओनली द लैंड, स्टोन पेविलियन, ओनली द लैंड एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लेक, राइट टू कैच फिश लेक में, वो भी तो इमूवेबल है, याद करिए। लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लेक, स्टोन पेविलियन, लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लेक, स्टोन पेविलियन, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, सब आएंगे, सबको लपेट लो।
एकदम लपेट लो, कोई दिक्कत नहीं मूवेबल में। ठीक है, बूझे आओ, बूझे बूझे बूझे। एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है? बच्चे कहते होंगे तो लगाएगा, हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। भैया डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे? डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। OMX सॉफ्टवेयर प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है। WOS है बाहर वाली कंपनी की, USA की। ठीक, रजत कपूर, शुभम, पीटर डायरेक्टर्स हैं। रजत और शुभम इंडियन रेसिडेंट है, पीटर बाहर वाला है, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, पीटर बाहर भी जो उनकी मेन कंपनी वहां भी डायरेक्टर है, पीटर बाहर भी डायरेक्टर है। ठीक है, रजत इंडिया छोड़ के चला गया 2 नवंबर को बिजनेस देखने के लिए, मेन कंपनी का। इंडिया वापस आया फैमिली से मिलने और फिर चला गया USA बिजनेस संभालने के लिए। सर एक बात बताओ, 2021 में गया तो 21-22 में जैसे जाएगा PROI बन जाएगा बिजनेस करने के लिए, PROI बन जाएगा। कह रहे इंडिया फिर आया और फिर जो है वो पूरे साल इंडिया में था, फिर इंडिया आ गया सर वापस। अगर वापस आ गया ना तो 22-23 में क्या बन जाएगा? PRI 22-23 में। खैर कोई बात नहीं, 21-22 में PROI है। कह रहे हैं कंपनी ने कंसल्टेंसी ली है बाहर वाली कंपनी से, सॉफ्टवेयर याद करिए, 10 लाख USD बिना पूछे ले सकते हैं, 10 लाख USD बिना पूछे ले सकते हैं। रेसिडेंट, अच्छा एक बात बताओ, 22-23 में PRI बन गया, ठीक है, कब बना? 25 अगस्त को। लेकिन 25 अगस्त से पहले तो PROI था, 25 अगस्त से पहले तो PROI था। कह रहे हैं 27 अप्रैल को एक प्रॉपर्टी खरीदी है USA में। जब आप PROI थे तब आपने USA में प्रॉपर्टी खरीदी, ना तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ना ही करंट अकाउंट, फेमा के अंदर आएगा ही नहीं। क्योंकि याद करिए, PROI इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदता तो फेमा में आता है, या PRI इंडिया से बाहर खरीदता है तो आता है। अब PROI USA में खरीद रहा है, हमें क्या मतलब उससे? तो ये प्रॉपर्टी ना करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। पहली बात आपसे पूछ रहा है, बताओ कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा? कह रहे 22-23, 23-24। ठीक है, ठीक है। कह रहे कंसल्टेंसी कितनी? 10 लाख USD सॉफ्टवेयर के लिए। कह रहे हैं जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, कह रहा है रेसिडेंशियल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, अब वो इंडिया आ गया है। कह रहा है नीदर करंट अकाउंट नॉट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बात बताइए, भावेश या जो चिराग LLP चला रहे, बनाई LLP का नाम है सॉलिड लक्कड़। चिराग अपना घर शिफ्ट कर रहा है आगरा से दूसरी जगह, आगरा में ही। चिराग ने फॉर्म को बताया 20 नवंबर को। कब तक फॉर्म बताएगी ROC को? वही कहानी सेम जो आपने पढ़ा। कब चेंज कर रहा है? 16 नवंबर। कब तक बताएंगे? 16 दिसंबर, 30 दिन। जहां से 15 वहीं से 30, जहां से 15 वहीं से 30। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक, याद है ना भाई? वो बताएगा उसको, ठीक है ना? एक बात और, ड्रुक सॉफ्टवेयर कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बनी है, फॉरेन कंपनी है। डायरेक्टर कौन कौन है? डायरेक्टर है अरुण MD है, रणवीर डायरेक्टर है, रमेश मलिक डायरेक्टर है, नवाज भी डायरेक्टर है, और लवीना जो है ये है सेक्रेटरी। लवीना जो है ये है सेक्रेटरी। ठीक है, एक बात बताइए, जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है ROC को कि फॉरेन कंपनी को लेकर लोग कॉन्विक्टेड और डिबार्ड नहीं है, ना तो बनाने को लेकर, ना चलाने को लेकर, ना इंडिया में ना इंडिया से बाहर। याद करिए, फॉरेन कंपनी के 381 पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डायरेक्टर फॉरेन कंपनी का ना तो कॉन्विक्टेड है ना डिबार्ड है। आपको पता है डिक्लेरेशन किसको लेकर देना पड़ता है? मैं तब भी आपसे कहा होगा, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को लेकर। सेक्रेटरी को लेकर ऐसा डिक्लेरेशन नहीं लगता। हाँ, सेक्रेटरी की पूरी जानकारी है तो बात अलग है, बट जो डिक्लेरेशन होगी भाई लोग कॉन्विक्टेड नहीं है, वो डिक्लेरेशन सिर्फ डायरेक्टर के लिए होगा। डायरेक्टर कौन कौन है? अरुण, रणवीर, रमेश मलिक, नवाज। इन चारों को लेकर डिक्लेरेशन देना है। लवीना को लेकर कोई डिक्लेरेशन आप नहीं दोगे। रीजन बिंग शी इज द कंपनी सेक्रेटरी। अरुण, रणवीर, रमेश मलिक, नवाज, लवीना। अरुण, रमेश मलिक, नवाज, लवीना। रमेश मलिक, नवाज, अरुण, रणवीर, रमेश मलिक, नवाज। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये हो गई सारी कहानी खत्म। तो आइए जी सबसे पहले चलते हैं नवंबर की एमटीपी की तरफ। नवंबर की एमटीपी क्या बोलती है, आओ जरा पढ़ते हैं। पर्पल एलएलपी, अच्छा ऊपर पर्पल कलर भी किया हुआ हमने, बहुत बढ़िया। एलएलपी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बनाती है भैया, प्रोडक्ट बनाती है। एलएलपी 3 पार्टनर के साथ बनी, मीरा, अर्जुन और येलो। अच्छा जी, बन सकती है सर, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है, क्या दिक्कत है? डीपी नहीं बनेगा, डीपी तो इंडिविजुअल ही बनेगा, ध्यान रखना इंडिविजुअल। मीरा और अर्जुन डीपी है, फिर ठीक है। मीरा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, कोई एक होना चाहिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई एक मीरा है, कोई दिक्कत नहीं। राहुल को अपॉइंट किया है नॉमिनी के तौर पे, हाँ अपॉइंट कर सकते हो, नॉमिनी डीपी बन सकता है, कोई मना ही थोड़ी है। 1 साल के बाद अर्जुन ने बोला वो रिटायर हो रहा है मीरा और येलो इंडस्ट्रीज को छोड़कर, ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट के चलते पर्पल एलएलपी अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही है विदाउट अपॉइंटिंग ए न्यू पार्टनर। भैया 2 ही पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर है, कौन छोड़ कर गया? अर्जुन छोड़ कर गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि अर्जुन था डीपी। अब अगर अर्जुन डीपी छोड़ के चला गया तो मीरा तो डीपी है ही ना, और जो येलो वाले हैं, येलो वाले नॉमिनी अपॉइंट किया, उनका नॉमिनी जो है राहुल, राहुल डीपी बन सकता है, समझ रहे हो बात को? तो वो भी डीपी बन सकती है मीरा, और राहुल भी डीपी बन सकता है, दोनों डीपी बन सकते हैं, ठीक है सर। नॉमिनी कैन बिकम डीपी। ये सिचुएशन 6-7 महीने तक चली सर, 7 महीने चलाओ, 10 महीने चलाओ, 6 महीने वाली कंडीशन है, लेकिन 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर बैठे तो हैं। मीरा को एक बात पता चली कि भैया पार्टनर तो लिमिट से कम हो गए। पर्पल एलएलपी ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, क्यों मजे ले रहे हो यार? डीपी वाली कंडीशन बोलते रहो, 30 दिन में समझ में आती है कि डीपी की पोजीशन फिल करिए, वरना हर पार्टनर डीपी बन जाएगा। सर 6 महीने वाले मजे क्यों ही ले रहे हो आप? जब आपके 3 पार्टनर थे, एक चला गया तो 2 तो बचे ही है ना, एलएलपी में 2 ही तो पार्टनर होने चाहिए मिनिमम। मजे ले रहा है इंस्टीट्यूट हमारे, हम थोड़ी पिघलेंगे। अर्जुन ने छोड़ दिया, पर्पल एलएलपी कंटिन्यू कर रही है मीरा और येलो इंडस्ट्री। सर शुड पर्पल एलएलपी क्या करना चाहिए सर? पर्पल एलएलपी को आप बताइए 6 महीने के अंदर। कहता है सर आप बताइए क्या करना चाहिए? तो कहता है जी इनको एक और पार्टनर ऐड करना चाहिए और डीपी बनेगा। एज एवरी एलएलपी शुड हैव एटलीस्ट 2 डीपी। मैं तो कह ही रहा हूं ना यार, आप नॉमिनी बना लो डीपी, क्या दिक्कत है? तो अगर नॉमिनी को डीपी बनाते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, मजे ही मजे, ठीक। क्योंकि 2 डीपी होने चाहिए, मीरा अर्जुन, अर्जुन छोड़ के चला गया, नॉमिनी को डीपी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है रेसिडेंट को लेकर? सर एक पार्टनर होना चाहिए रेसिडेंट, सारे नहीं, एटलीस्ट 1 डीपी शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बढ़िया है। दूसरा पढ़ने ही नहीं दिया इसने हमको। कहता अगर येलो इंडस्ट्रीज भी एलएलपी छोड़ देता और एलएलपी बिजनेस को कंटिन्यू करती 6 महीने तक एक ही पार्टनर के साथ, तो दिक्कत थी सर। अगर 3 पार्टनर थे, 2 छोड़ देते, 1 बचता, तो दिक्कत थी सर, तो दिक्कत थी। तो कौन लायबल होगा? हु इज पर्सनली लायबल? बची कौन है? जब अर्जुन चला गया, येलो चली गई भैया, येलो चला गया, तो बचा कौन? बची तो मीरा, तो मीरा ही लायबल होगी इस केस में। अब चलते हैं दिसंबर की एमटीपी की तरफ। मैं सोच रहा हूं इसमें कुछ तूफानी करते आज अपन। तूफानी कैसे? आओ इसको 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 तब देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। आज एक एमटीपी ऐसे करते हैं इस तरीके से कि भाई बिना आपके क्वेश्चन सिनेरियो पढ़े क्वेश्चन लगाते हैं। बन गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक है, आओ करते हैं। कहता है अमित ने एलएलपी ज्वाइन की है भैया, एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेंडिंग है, अभी तक फाइल नहीं हुए, नहीं हुए फाइल। अमित की लायबिलिटी क्या होगी एज अ न्यू पार्टनर? पुराने कंप्लायंसेस लैप्सेस को लेकर, पुराने लैप्सेस को लेकर आप लायबल नहीं है, आपकी लायबिलिटी शुरू होगी एडमिशन के दिन से। पुराने कर्म कांड के लिए अमित जिम्मेदार नहीं है। तो कहता है अमित हैज नो लायबिलिटी फॉर पास्ट कंप्लायंस लैप्सेस, क्योंकि वो पार्टनर नहीं था। सही बात है यार। चलो भैया आप बताओ, अमित का कंसर्न है पेंडिंग कंप्लायंसेस को लेकर, बेस्ट कौन डिस्क्राइब करेगा? मतलब कौन से पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई फाइलिंग वाइलिंग करने की? डीपी, सेक्शन 8 डीपी ही करेगा सारे काम, जो एलएलपी नहीं करने, अदरवाइज जो पेनल्टी एलएलपी लगनी डीपी भी लगेगी। कहता है ओनली डीपी आर रिस्पॉन्सिबल। अरे कुछ ज्यादा इजी नहीं हो रहा यार, ये क्या कर रहे हैं ये? मजे आ गए। तो कहता है अगर आपने स्वास और एनुअल रिटर्न 5 साल तक फाइल नहीं किया तो वाइंडिंग अप हो जाएगा 64 के अंदर। कहता है वाइंडिंग अप ए ठीक है, डन है भाई। आइए बिना कोई देरी किए, डिवाइन एसोसिएट्स वेल एस्टेब्लिश फॉर्म है, इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रही है। 4 पार्टनर है। कौन कौन 4 पार्टनर है भैया? आर्यन डीपी है,
सिमरन स्लीपिंग पार्टनर है, जुनैद फाइनेंस हेड है, रॉय ऑपरेशन संभाल रहा है। ठीक है, फर्म ने देखा ग्रोथ आ रही है, मल्टीपल गवर्नमेंट इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ हो रही है सर फर्म में, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। ठीक, बिजनेस एक्सपेंड हुआ तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लगी, पर्सनल लायबिलिटी का खतरा हुआ, आपको लगा कि टैक्स इनएफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, 23-24 में पार्टनर ने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप को कन्वर्ट करेंगे एलएलपी में। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। फर्म को रजिस्टर किया एलएलपी के तौर पे, फुल ऑन टाइम पास चल रहा है, यहां पे कोई रेलेवेंस नहीं देखो इसका। 10 दिन के बाद कन्वर्जन के हेल्थ इश्यूज आए, जुनैद ने रिजाइन कर दिया। एलएलपी अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर रही है 3 पार्टनर के साथ। डीपी कौन कौन है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, 2 डीपी होने चाहिए। आपके में एक ही डीपी है, एक स्लीपिंग है, जुनैद ये है। गलती है कि 2 डीपी होने चाहिए, जुनैद छोड़कर चला गया, तब भी 3 पार्टनर है, तब भी डीपी तो 2 होने चाहिए ना। डीपी तो एक ही है इसमें। अब पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले। 1 नवंबर से 1 जून तक कोई नया पार्टनर नहीं आया। सर अगर 6 महीने तक नया पार्टनर नहीं ला पाए ना आप, तो 6 महीने के बाद के एक्ट के लिए बचे हुए पार्टनर लायबल, अगर उन्हें पता है मिनिमम लिमिट से कम है, और 6 महीने के बाद एलएलपी आपका वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर पास कर देगा 64 के अंदर। इसी दौरान सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट जो है ये निगोशिएट किए गए। सिमरन डिस्पाइट बीइंग अ साइलेंट पार्टनर 20 लाख का पर्सनल लोन दिया एलएलपी को टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के तौर पे। ठीक है, इसने स्टैंडर्ड लोन एग्रीमेंट साइन किया, रीपेमेंट उम्मीद के 18 महीने में आ जाएगी। एलएलपी ने ऐसे एक्सटर्नल बोरिंग माना, सिमिलर टू नॉन पार्टनर। बिल्कुल ठीक बात है सर, अगर कोई पार्टनर लोन देता है, याद करिए, अगर कोई पार्टनर ट्रांजैक्शन करता है एलएलपी के साथ, तो उसके सेम राइट्स होंगे, सेम ऑब्लिगेशन जैसे कि आउटसाइडर के होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल 25 में एलएलपी को इंटरनल डिस्प्यूट फेस करना पड़ा, क्योंकि रॉय का जो ट्रांसफर, रॉय क्या कर रहा था, अपना शेयर आगे ट्रांसफर कर रहा है केतन को। सर केतन ट्रांसफर ही कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा ट्रांसफर ही। अब आप बताइए, इस केस में जो इन्वेस्टर है केतन, वो कह रहा है मुझे 20% शेयर चाहिए और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ट्रांसफरी को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता डिसीजन मेकिंग में। आप बताइए, नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए जरा फटाफट से। जुनैद ने रिजाइन किया है स्टेलर एसोसिएट्स एलएलपी से, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो सर, अगर छोड़कर भी जाएगा ना तो बताना तो पड़ेगा 7 दिन के अंदर, ठीक है ना, रजिस्ट्रार को। तो कहता है सर इस केस में फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगला बताइए। 1 नवंबर 2023 से 1 जून तक एलएलपी सिर्फ 2 पार्टनर के साथ काम करी। सर देखो, 2 पार्टनर में दिक्कत नहीं है, 3 - 1 हो गए, 2 ही बचे, 1 छोड़ के लगे, 2 में दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 डीपी तो होना चाहिए। अगर एक भी डीपी नहीं है या 2 से कम डीपी हो गए तो सारे पार्टनर को डीपी मान लिया जाएगा। हालांकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बार बार कह रहा है भाई 2 पार्टनर तो है ही ना, कह रहा है एलएलपी को डिसॉल्व करिए। डिसीजन जो लिए गए वैलिड है, 2 पार्टनर ही चाहिए, 2 पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं 2 पार्टनर में। सिमरन ने जो 20 लाख का लोन दिया एलएलपी को, करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा? कह रहा है इसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे, इसे पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन मानेंगे, जैसे एक्सटर्नल लोन को ऑनर करते हैं वैसे ऑनर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। रॉय ने 20% ट्रांसफर किया अपना राइट केतन को। केतन कह रहा है मुझे मैनेजमेंट के अधिकार चाहिए, केतन को अधिकार मिलेगा? बताओ भाई। कहता है ट्रांसफर ही ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। लो भैया, गलत। प्रॉफिट ट्रांसफर डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफर टू मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने से मैनेजमेंट का अधिकार आपके पास सीधे सीधे नहीं आता, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, अब चलते हैं अगस्त 25 की तरफ। अगस्त 25 की कहानी क्या कहती है, आओ भैया फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सोलार ग्रिड एंड विंडनोवा एलएलपी हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एनर्जी सेक्टर में, सोलार पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं भाई। विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी में काम कर रही है आपकी विंडनोवा। ये विंडनोवा अलग काम कर रही है, सोलर ग्रिड अलग काम कर रही है। सोलर पैनल बना रही है, ये बना रही है विंड टर्बाइन, ठीक है। स्टडी की अपॉर्चुनिटी है सर, मर्जर करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए। किसने मना किया है? मर्जर के लिए सेक्शन 60 मानना पड़ता है। मैनेजमेंट जो है स्कीम बना रहा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, ठीक है। और अप्रोच किया एनसीएलटी के पास सैंक्शन करने के लिए, एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। एक नई एलएलपी बना रहे हैं ग्रीन फ्यूजन, दोनों मिलकर। ट्राइब्यूनल ने देखा सर रिकंस्ट्रक्शन वैल्यूएशन के लिए। ट्राइब्यूनल क्या क्या कह रहा है? ट्राइब्यूनल कह रहा है सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगी, है ना, ग्रीन फ्यूजन के नाम पे। तो लीगल प्रोसीडिंग है वो भी ट्रांसफर हो जाएंगी, और ये दोनों सोलर और विंड नोवा बंद हो जाएंगी।
रिजोल्यूशन विदाउट बाइंडिंग अप, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ पार्टनर्स जो हैं वो मना कर रहे हैं अरेंजमेंट से। देखो 3/4 होना चाहिए कंसेंट, 3/4 इन वैल्यू, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शंस दिए सेफगार्ड करने के लिए, ऑर्डर दिया गया एलएलपी को सर्टिफाइड कॉपी फाइल करनी है विद द ट्राइब्यूनल रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर। अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के कारण फाइलिंग नहीं कर पाए, तो सर पेनाल्टी लगेगी यहाँ तो। ठीक, आप बताइए सर इस केस में क्या होगा सर? सबसे पहली बात, स्कीम किस चीज की है? कह रहे स्कीम है डिसॉल्व करने की, ना भाई ट्रांसफर करने की, ना भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अथॉरिटी है क्या सैंक्शन करने की? सर अथॉरिटी सैंक्शन करने की भी सेक्शन 60 में और मॉडिफाई करने का भी अधिकार है 61 के अंदर एनसीएलटी का। कह रहा है सुपरवाइज करेगा, अथॉरिटी नहीं है सैंक्शन करने की, सुपरवाइज मॉडिफाइड डायरेक्शन 61 के अंदर आप ये सब कर सकते हैं। कह रहा है पेनाल्टी कितनी लगेगी? पेनाल्टी लगेगी सर 10,000 प्लस एडिशनल पेनाल्टी। ठीक है, तो एडिशनल पेनाल्टी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 भी लगाओ। इसके बाद कह रहा है सेपरेट वाइंडिंग अप प्रोसेस क्यों जरूरी नहीं है? अरे सर जब दोनों ऑटोमेटिकली एमेलगमेट हो गई तो फिर क्या जरूरत है? वैसे भी यहाँ पे डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल में ऑर्डर द डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। ठीक है, दोनों ही जाके मर्ज हो गई तो बची कैसी? ठीक है एंटिटी। ठीक है भाई, डन हो गई कहानी। मार्च 25 की एमटीपी। अब देखिए स्टडीज एलएलपी को बनाया गया 15 अप्रैल को। प्रेम, प्रमोद, नवीन, विमल पार्टनर है। प्रेम और प्रमोद डीपी है, डीपी एलएलपी को एस्टैब्लिश किया गया। प्रेम और प्रमोद हैं डीपी, अच्छी बात है सर। 30 अप्रैल को समुद्र ने एप्लीकेशन फाइल की रजिस्ट्रार के पास। ठीक, कह रहा है उसका ट्रेडमार्क है स्टडीज मास्टर, वो 15 अप्रैल से पहले रजिस्टर हो चुका था। याद है ट्रेडमार्क ओनर कितने साल में एप्लीकेशन देगा बताओ? ट्रेडमार्क ओनर एप्लीकेशन देगा बेटा 3 इयर्स के अंदर। 3 इयर्स के अंदर बोलेगा ना भाई आइडेंटिकल नेम है। इन्वेस्टिगेशन किया गया, आरओसी ने बोला यार समुद्र का क्लेम तो वैलिड है, डायरेक्शन दिया भैया नाम चेंज करो। ऑफिशियल नोटिस गया 5 तारीख को, डिले के कारण नोटिस मिला 10 तारीख को। भैया नोटिस गया 5 तारीख को। एक बात ध्यान रखिए, जिस दिन नोटिस दिया है ना, याद करिए एलएलपी 3 महीने के अंदर नाम चेंज करेगी। एक बात ध्यान रखना, जिस दिन नोटिस इशू होगा 3 तारीख वहां से काउंट करेंगे। कह रहा है डिले के कारण नोटिस मिला 10 तारीख को। याद है अगर नाम आइडेंटिकल होगा, सीजी आपको बोलेगी नाम चेंज करने का, आप 3 महीने के अंदर नाम चेंज करेंगे, तो यहां 10 में से काउंट नहीं करेंगे, यहां 5 में से काउंट करेंगे। ठीक है, आइए पूरा पढ़ते हैं। एलएलपी ने इग्नोर कर दिया नोटिस और फिर भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है सर, 16 अगस्त को रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से सुओ मोटू एलएलपी को नया नाम दे देता है साहित्य मास्टरमाइंड एलएलपी, और नाम अपडेट कर देता है अपने रजिस्टर में। एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया गया। पार्टनर कंफर्टेबल नहीं थे नए नाम के साथ और अब चाहते हैं नाम चेंज करना फिर से। कह रहा है 20 जून को रिटर्न नोटिस दिया गया एलएलपी को कि भैया वो पार्टनर है छोड़ के जा रहा है। ना तो विमल ने बताया ना एलएलपी ने बताया कि वो छोड़ के जा रहा है। याद करिए अगर आप छोड़ के जाओगे तो पार्टनर एलएलपी को बताता है, एलएलपी आरओसी को बताती है। अगर एलएलपी नहीं बता रही है तो पार्टनर खुद भी बता सकता है, खुद भी बता सकता है किसको? रजिस्ट्रार को। तो दोनों ही बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन क्या बोलता है आप बताओ सर। किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रार आपको बोलेगा नाम चेंज करने के लिए? सर नाम आपका आइडेंटिकल है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो बहुत ही ईजी। अच्छा एक बात बताओ, अगर एलएलपी नाम चेंज नहीं करती तो क्या एक्शन लिया जाएगा? भैया अगर एलएलपी नाम चेंज नहीं करती तो सुओ, अरे कुछ ज़्यादा इजी नहीं पूछ रहा है यार, सुओ मोटो नाम अलॉट कर देगा और फ्रेश सीओआई देगा। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया यार। विमल ने रिजाइन किया, ठीक है, एलएलपी ने नहीं बताया रजिस्ट्रार। कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है? दोनों लीगली रिस्पॉन्सिबल है, दोनों, विमल भी और एलएलपी भी। एलएलपी और विमल दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, चलिए डन है कहानी। आइए पढ़ते हैं जरा क्या कहती है कहानी। स्टार एलएलपी है, इंगेज है बिजनेस ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एलएलपी के 3 पार्टनर अपेक्षा, राजेश और रिवर व्यू लिमिटेड। रिवर व्यू एक चीज देख रहे हो, 2 इंडिविजुअल हैं और एक बॉडी कॉर्पोरेट है रिवर व्यू। अपेक्षा और राजेश डीपी है। ठीक है सर, अपेक्षा पीआरआई रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एक याद है ना, एक डीपी रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए एक। ठीक है, अच्छा रिवर व्यू तो डीपी बन नहीं सकता, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट है, डीपी बन नहीं सकता। रिवर व्यू ने अनिल को नॉमिनी बनाया है अपने बिहाफ में। कुछ साल के बाद राजेश कह रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूं।
पीछे कौन बच गया? अपेक्षा और रिवरव्यू। कह रहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। कौन? राजेश। दिक्कतों के कारण स्टार एलएलपी अपना बिजनेस कंटिन्यू करे बिना नए पार्टनर के। अब सर देखो, बिजनेस कंटिन्यू हुआ 7 मंथ्स तक। अपेक्षा को पता है कि मिनिमम लिमिट से कम हो गए हैं पार्टनर, अपेक्षा को पता है, कॉग्निजेंस। एलएलपी ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है भाई, अब आप बताइए एक एक करके। राजेश रिटायर हो चुका है, बिल्कुल ठीक बात है सर, रिटायर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास बचा है कौन? आपके पास बचा है भैया अपेक्षा और रिवरव्यू। आप बताओ क्या करना पड़ेगा सर एलएलपी को 6 महीने के अंदर? भैया नया पार्टनर लाना पड़ेगा, वो डीपी बन जाएगा, क्योंकि रिवरव्यू तो डीपी बनेगी नहीं ना। तो कह रहा है डिसॉल्व कर दो एलएलपी, ऑपरेटिंग करो एक डीपी के साथ, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक पार्टनर और ले आओ जो डीपी बन जाएगा। एलएलपी में कम से कम 2 डीपी होने चाहिए, ठीक बात है। आप बताओ रेसिडेंट कौन होना चाहिए? एटलीस्ट वन इंडिविजुअल डीपी शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक बात है। कह रहा है आप बताओ अगर रिवरव्यू भी छोड़ देती है तो 2 पार्टनर छोड़ के चले गए, 3 में से 2 छोड़ के चले गए, बचा 1, बची अपेक्षा। तो एलएलपी अगर कंटिन्यू करती है फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो हु इज पर्सनली लायबल? सर अपेक्षा इज पर्सनली लायबल, याद है ना, उसे पता था वो मिनिमम लिमिट से कम है, यो ब्रो। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो बिना कोई देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा वाड़ी। देखिए राहुल मीनाक्षी 2 एंटरप्रेन्योर है भाई, एडुकेम इनोवेटर एलएलपी बना रहे हैं, एलएलपी, ठीक। राहुल टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, बकवासबाजी चल रही है पूरी कुल मिला के। दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है। 2 साल के बाद अंशुल को लाना चाहते हैं पार्टनर बना के। अंशुल कह रहा है मैं एडिशनल कैपिटल लाऊंगा, इंडस्ट्री में मेरे कॉन्टेक्ट है वो लेकर आऊंगा। कुछ टाइम के ज्वाइन करने के बाद अंशुल ने देखा कि भाई फॉर्म 11 और फॉर्म 8 है ना पेंडिंग है, याद है फॉर्म 8 फॉर्म 11 सुहास और एनुअल रिटर्न। अंशुल परेशान था, वो कह रहा है सर एलएलपी को ये इशू सीधे एड्रेस करना चाहिए डायरेक्टली। राहुल ने बोला एलएलपी एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा न्यू पीएसआर को लेकर। अब भाई नया आया है अंशुल तो एग्रीमेंट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। आप बताइए, इन्होंने इन चीजों में वर्कआउट किया, लीगल एडवाइजर से कंसल्ट किया, ठीक। आप बताओ ऊपर दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से, पहली बात अंशुल ने ज्वाइन किया, उसने देखा कि एनुअल रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेंडिंग है। देखो सर अगर पुराना पेंडिंग है ना तो उसके लिए अंशुल लायबल नहीं होगा। अंशुल की लायबिलिटी स्टार्ट होती है एडमिशन से। अंशुल एक नया पार्टनर है, वो जिस दिन आया उसके बाद उसकी लायबिलिटी स्टार्ट होगी। क्या कह रहा है? अंशुल की लायबिलिटी नहीं है फॉर पास्ट कंप्लायंसेस। बिल्कुल सही बात है, नो लायबिलिटी फॉर पास्ट कंप्लायंसेस, उसके ज्वाइनिंग से पहले। कह रहा है अंशुल का कंसर्न है पेंडिंग कंप्लायंसेस नहीं हुए, आप बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? याद करो वो सारा काम जो एलएलपी को करना है वो डीपी करेगा, नहीं तो सारी पेनाल्टी जो एलएलपी लगनी वो डीपी लगेगी। बेटा डीपी इज रिस्पॉन्सिबल सेक्शन 8 के अंतर्गत। कह रहा है ओनली द डीपी आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक। अगली बात कह रहा है एडुकेम इनोवेटर्स स्वास फाइल नहीं कर पाए, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पाए 5 साल तक। याद करिए अगर 5 साल तक फाइल नहीं कर पाए तो 5 साल के बाद आपका वाइंडिंग ऑफ वाटर पास कर देगा, वाइंडिंग ऑफ वाटर पास हो जाएगा, तारा लंपम कहानी डन, ठीक। याद है ना 5 साल तक अगर फाइल नहीं करोगे तो 5 साल के बाद। अब चलते हैं दूसरी एमटी पे दिसंबर। कह रहा है एलएलपी वेल एस्टेब्लिश है, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, 4 पार्टनर एबीसीडी इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप ऑपरेट कर रही है स्मूथली अंटिल पार्टनर ए डिफिकल्टी आ रही है, पर्सनल बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। वो कह रहा है अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। याद करिए क्या एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? कर सकता है सर। ना तो सिर्फ एलएलपी बंद होगी, ना उसका इंटरेस्ट खत्म होगा उस पार्टनर का, और ना ही ट्रांसफरी के पास बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार आएगा, ना बुक्स चेक करने का अधिकार आएगा। ट्रांसफरी और पार्टनर इंटरेस्ट पार्टनरशिप में भी पढ़ते थे, यहां भी अपने पढ़ा 42, ठीक। आप बताइए ट्रांसफर कर दिया आपने, एक्सटर्नल इन्वेस्टर है एक्स को ट्रांसफर किया, एक्स को इन्वेस्टर एक्स। ट्रांसफर के बाद बी कह रहा है एलएलपी डिसॉल्व होगी, चल रहे बड़ा एलएलपी डिसॉल्व होगी, अपने राइट ट्रांसफर कर दिए तूने एक्स को। पहली बात नो, एक्स ट्रांसफर ये कह रहा है मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, इसको भी पीटो, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। कह रहा है फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक करने, मेरे को फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक करने, नो। कह रहा है सी कह रहा है डिसरप्शन तो होगा यार मैनेजमेंट में, इसीलिए तुमने सही नहीं किया। अरे भाई एक आदमी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
डी कहता है मैं न्यूट्रल हूं, तुम्हें जो करना है करो, आग लगी बस्ती में, डी अपनी मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल स्टांस। कह रहा है एलएलपी एग्रीमेंट से देखो लो क्या करना है कैसे नहीं, ठीक है। अब आपके सामने है समस्या। पहली बात, क्या पार्टनर ए लीगली अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? यस, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है सर, कोई आराम से करिए। यस, ए कैन ट्रांसफर इन अकॉर्डिंग विद एलएलपी एग्रीमेंट। आप बताइए, क्या अगर ए अपना शेयर एक्स को देता है, एक्स को देता है, ठीक, तो क्या उससे फॉर्म डिसॉल्व होगी? कह रहा है सर नो, एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बोलता ये बात। बी, बिल्कुल भी नहीं, फॉर्म विल नॉट बी डिसॉल्व। तुझे क्या हो गया? ला, 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 ला। अब ठीक है। अगला, क्या ए के पास पार्टिसिपेट करने का अधिकार आएगा? बिल्कुल भी नहीं। एलएलपी एग्रीमेंट नहीं कहता आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, मजे ही आ रहे हैं कुल मिला के जीवन में। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए डन है बच्चा वाड़ी। आइए अब चलते हैं भैया आगे। ग्रीन लीफ एक एलएलपी है, इसको बनाया गया है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। ग्रीन लीफ एलएलपी में 3 पार्टनर है, प्रिया, समीर और इकोकॉप कॉर्पोरेट लिमिटेड, ठीक है। प्रिया और समीर डेजिग्नेटेड पार्टनर है, डीपी। प्रिया रेसिडेंट है, ठीक। इकोकॉप ने अनिल को नॉमिनी बनाया है। सर 3 डीपी हैं, एक प्रिया, एक समीर और एक अनिल जो नॉमिनी है। आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट डीपी नहीं बन सकता, इसलिए नॉमिनी बनाया, नॉमिनी को डीपी बनाया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, कम से कम 2 इंडिविजुअल होने जरूरी है, 2 इंडिविजुअल होने जरूरी है डीपी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कुछ सालों के बाद समीर ने बोला रिटायर करना है, अब प्रिया और इकोकॉप को छोड़ के चला गया, रिटायर हो गया। ग्रीन लीफ कंटिन्यू कर रही है अपने ऑपरेशंस विदाउट अपॉइंटिंग न्यू पार्टनर। देखो पार्टनर तो 2 हैं, पार्टनर में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिया एकमात्र डीपी है और ये नॉमिनी जो डीपी है, कम से कम 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए। नॉमिनी तो ठीक है, लेकिन 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए, याद करिए। अब एक बात बताओ, ये 7 महीने तक कहानी चली, प्रिया को पता था इस बारे में, पता था। अगर प्रिया को पता है ना, तो 6 महीने के बाद वाले एक्ट के लिए याद करिए प्रिया पर्सनली लायबल होगी। जो भी काम आप 6 महीने के बाद करेंगे उसके लिए प्रिया पर्सनली लायबल होगी उस केस में, ठीक है। अब आप बताइए, सबसे पहली बात, समीर छोड़कर चला गया, ग्रीन लीफ कंटिन्यू कर रही विद प्रिया एंड इकोकॉप, क्या करना चाहिए था सर? देखो भैया ऐसा है, एक पार्टनर और लाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पार्टनर और अपॉइंट करते जो डीपी बनता आपका, 2 डीपी होने चाहिए थे, 2 डीपी, ठीक। एक बात और कह रहे हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बताओ भाई, रेसिडेंट को लेकर कितने डीपी रेसिडेंट होने चाहिए? एटलीस्ट 1 डीपी शैल बी रेसिडेंट, ये ठीक है, 1 डीपी का होना जरूरी है रेसिडेंट, ठीक है। आप बताइए पर्सनली लायबल कौन होगा? पर्सनली लायबल होगी वो पार्टनर जिसे पता है वो इनोल लिमिट से कम है। प्रिया को पता है ना, तो प्रिया लायबल होगी उस केस में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और, क्या, अच्छा ये क्वेश्चन फिर एलएलपी का नहीं है, ये क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का है, याद करो। कह रहे लेवेंडर इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में बनी है, प्रोमिनेंट नेम है, लाइफस्टाइल इनोवेशन सकड़म झगड़म सब दिया हुआ, ठीक है। कंपनी अपने फाइनेंशियल फाइल नहीं कर पाई आरओसी के पास, इंडिया आरओसी, दिल्ली आरओसी के पास फाइल नहीं कर पाई। आरओसी को लगा स्पेशल रीजन है यार, फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल फाइल नहीं कर पाई। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल फाइल नहीं कर पाती तो 3 महीने का समय मिलेगा फॉरेन कंपनी को, एक्सटेंशन, 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है फाइनेंशियल फाइल करने के लिए, अगर समय से फाइल नहीं कर पाते तब। तो कह रहा है एक्सटेंशन मिलेगा 1 महीने का, एक्सटेंशन मिलेगा 2 महीने का, एक्सटेंशन मिलेगा 3 महीने का, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, कुछ करो। अगर फाइलिंग नहीं कर पाए तो 3 महीने एक्सटेंशन आपको देगा, ठीक। अच्छा ये बताओ, बोर्ड कह रहे हैं 5% अंडरराइटिंग कमीशन देनी है, आर्टिकल में 3% लिखा है, 5-3 विच एवर इज लोअर, तो कितना दे पाएंगे? 3%। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। टेक इनोवेशन एस्टैब्लिश हुए एलएलपी के तौर पे, 2 पार्टनर एलेक्स और जॉर्डन, बहुत बढ़िया, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एलेक्स दे रहा है 5 लाख, जॉर्डन दे रहा है 5 लाख। फर्म रजिस्टर्ड हुई है आरओसी के पास, ठीक है। एलएलपी फोकस कर रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, ठीक है, एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं, सब बकवास, एक भी काम की चीज नहीं है। जून 24 में एलएलपी एक नए पार्टनर को लेकर आ रही, प्रिया कोई तो लड़की है इनकी, क्वेश्चन बनाने वाले की, हर क्वेश्चन में प्रिया ही आ रही है भाई साहब। 2 लाख रुपए ला रही वो,
चेंज को रिकॉर्ड किया गया, आरओसी के पास फाइलिंग की गई। एलएलपी को बोला गया एजीएम करवाओ 6 महीने के अंदर, साल खत्म होने के, साल खत्म होता है 31 मार्च, 6 महीने के अंदर 30 सितंबर तक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, सर हु इज रिक्वायर्ड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। सर एलएलपी में लिखा हुआ था, याद करिए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि जो भी कुछ करना है दोनों पार्टनर मिलकर करेंगे, लिखा हुआ है। कह रहा है कोई भी चेंज करेंगे, अगर एडिशन करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर, जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा मानिए। तो कह रहा है बोथ पार्टनर कंसेंट, ऑल द पार्टनर, ठीक। एजीएम 30 सितंबर, ठीक। चलो भाई, अब चल रहा है सितंबर के आरटीपी में, आ जाइए जरा देखते हैं। कह रहा है ग्रीन फील्ड एंड ब्लू वेव, दो अलग अलग एलएलपी अपना काम कर रही है। ग्रीन फील्ड सोलर पैनल बनाती है, ब्लू वेव बनाती है टरबाइन टेक्नोलॉजी, विंड टरबाइन, दो अलग अलग एलएलपी है। दोनों कंपनी कह रही है साथ जोड़कर काम करते हैं, वो एक सिंगल एंटिटी बनाना चाहती है, इको फ्यूचर। क्या दो एलएलपी का एमलगमेशन हो सकता है? हाँ, याद करिए, 60 के अंदर स्कीम बनाएगी, स्कीम बनाएगी कॉम्प्रोमाइज की, ठीक। कह रहा है एनसीएलटी के पास गए भैया सैंक्शन कर दो। एनसीएलटी ने बोला हाँ, सारी एसेट लायबिलिटी आप सबकी नई एंटिटी में चली जाएगी, ठीक। अब ये सारी कहानी दी हुई है कि एक नई एंटिटी बन जाएगी, दोनों का एमलगमेशन हो जाएगा, सारी लायबिलिटी चली गई, सारे लीगल प्रोसीडिंग सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है भाई ऑर्डर दिया गया, दोनों एलएलपी ने सर्टिफाइड कॉपी जो ट्रिब्यूनल की थी वो आरओसी के पास फाइल कर दी 30 दिन में, ठीक। 30 दिन में फाइल करनी पड़ती। पहली बात, मेन पर्पस क्या है स्कीम का? मेन पर्पस है सर रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन दोनों एलएलपी का, ठीक है। एक बात बताइए, ट्राइब्यूनल के पास क्या अधिकार है? याद करिए, आपने पढ़ा है 62, ट्राइब्यूनल स्कीम को सुपरवाइज करेगा और बिल्कुल अगर लगता है कि स्कीम को मॉडिफाई करने की जरूरत है, डायरेक्शन देने की जरूरत है, डायरेक्शन भी देगा। तो कह रहा है सर सुपरवाइज करेगा, सिर्फ कोई अथॉरिटी नहीं है, सुपरवाइज करेगा, मॉडिफाई करेगा, डायरेक्शन देगा ट्राइब्यूनल। एक बात बताओ, अगर 30 दिन के अंदर फाइलिंग नहीं कर पाए तो कितनी पेनाल्टी लगेगी? पेनाल्टी कह रहा है इमीडिएट डिसॉल्यूशन 10,000 एडिशनल पेनाल्टी, ठीक। बढ़िया, चलिए अब हम चल रहे हैं मई 24 के एमटीपी आरटीपी की तरफ। विद्या मास्टरमाइंड को बनाया गया है 15 अप्रैल को। सागर मंथन वासुकी पार्टनर है। एलएलपी से क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे हैं, मजा आ गया भाई साहब। एलएलपी, ठीक है। सागर मंथन विष्णु वासुकी, बहुत बढ़िया, यही हो रहा है मंथन एकदम। सागर और मंथन डीपी है, ठीक है, बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं। 30 अप्रैल को विद्याराम तोला रवानी एप्लीकेशन दे रहा है, ट्रेडमार्क उसके नाम पर रजिस्टर्ड था, विद्या मास्टर के नाम से रजिस्टर्ड था ट्रेडमार्क। एलएलपी ने विद्या मास्टरमाइंड यूज किया, कह रहा नाम चेंज करना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन के तो पता चला कि रजिस्ट्रार को कि सही में तोला रवानी जी सही कह रहे हैं। आप 3 साल के अंदर एप्लीकेशन दीजिए, सरकार 3 महीने में बोलेगी नाम चेंज करने के लिए एलएलपी को, बिल्कुल ठीक बात है। तो कह रहा है मिलता जुलता नाम है। नोटिस इशू किया गया 5 मई को, लेकिन पहुंचा 10 मई को। सर इशू कब हुआ? 5 मई को। 5 मई को इशू किया ना, 5 मई के 3 महीने के अंदर इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, 3 महीने के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। 3 महीने कहां से काउंट करेंगे? जिस दिन नोटिस इशू हुआ है। आपको कब मिल रहा है? 10 तारीख को डिले कारण उससे मतलब नहीं। नोटिस इशू हुआ 5 तारीख को, इशू 3 महीने के अंदर नाम चेंज करिए। मैंने तो कहा ही है, क्वेश्चन तो यहां से आएगा, जाएगा सेक्शन 17 से। आप देख लो, चाहे एमसीक्यू आ जाए चाहे केस स्टडी आ जाए। 15 अगस्त को रजिस्ट्रार ने, ठीक है, खुद ही नाम दे दिया साहित्य, क्योंकि अगर आप खुद नहीं रखोगे तो सरकार आपको नया नाम दे देगी, और नाम लिख दिया एलएलपी में, ठीक है। फ्रेश सर्टिफिकेट भी दे दिया, ठीक है। कह रहे वो इस नाम से कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा है, आपको 3 महीने जैसे नाम चेंज करने के लिए, आपने नाम चेंज नहीं किया ना, तो आपका नाम सरकार खुद रखेगी और नाम आपको मानना पड़ेगा, ठीक। विशु को मीनवाइल डीपी अपॉइंट किया गया, ठीक है। डीपी अपॉइंट किया गया विष्णु को, सॉरी, 25 जुलाई को। लेकिन यह बात रजिस्ट्रार को नहीं बताई, कुछ बताते नहीं रजिस्ट्रार को। ये 20 जून को वासुकी कह रही है मैं तो छोड़ के जा रही हूं, 22 जुलाई से यह बात भी नहीं बताई। कह रहा है ये बात ना तो एलएलपी ने बताई ना वासुकी ने बताई रजिस्ट्रार को। भाई ये पॉइंट कई बार आ चुका है, जब तक आप रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे ना, रिटायरिंग पार्टनर की जिम्मेदारी बनी रहेगी। याद करिए, रिटायरिंग पार्टनर
एलएलपी को बताएगी 15 दिन के अंदर और एलएलपी 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को। जहां से 15 वहीं से 30, आप 15 दिन के अंदर बताइए, वो 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताएगी। अगर आप नहीं बताओगे तो जब तक रजिस्ट्रार को नहीं बताओगे तब तक लायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, आप बताइए रजिस्ट्रार कब डायरेक्ट करेगा नाम चेंज करने के लिए? 3 महीने। 3 महीने कहां से काउंट करेंगे? 5 अगस्त। आप बताओ विष्णु को अपॉइंट किया गया डीपी, किस टाइम लिमिट के अंदर बता देना चाहिए था? विष्णु बताती एलएलपी को 15 दिन में, एलएलपी बताती रजिस्ट्रार को 30 दिन में। जहां से 15 वहीं से 30। तो भैया एक बात बताओ, कब अपॉइंट हो रही है? ये अपॉइंट हो रही है 25 जुलाई को, तो 24 तक बता दो। 25 6 दिन जुलाई के 24 दिन। हाँ ठीक है, 25 6, हाँ ठीक है। एक बताओ वासुकी लायबल होगी क्या पेनाल्टी के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार को नहीं बताया? यस। जब तक वासुकी छोड़ के जा रही थी फॉर्म, लेकिन वासुकी ने एलएलपी को बताया, रजिस्ट्रार को बताया नहीं, तो लायबिलिटी बनी रहेगी। कह रही है यस एज फॉर्मर पार्टनर शी इज स्टिल अ पार्टनर। उसने नोटिस नहीं दिया ना रजिस्ट्रार को, उसके लिए उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। नोटिस दे दिया होता तो वो भी फ्री हो जाती बेचारी, लेकिन नोटिस नहीं दे तो लायबल वो भी होगी उस केस में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सुदीप और अंकित बड़े फास्ट फ्रेंड है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। एक सर्विस यूनिट चला रहे हैं, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, एलएलपी बनाई इसके लिए, इथरकुम एडवाइजर एलएलपी। ठीक है, एलएलपी डेट बनाएगी। ठीक कह रहे हैं, नया पार्टनर कैसे भी आ सकता है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर काइंड में भी आ सकता है, कैश में भी आ सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है नया पार्टनर पैसा लेकर आएगा, 6 महीने के अंदर जमा करना पड़ेगा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं तो हमेशा कहता हूं कॉन्ट्रीब्यूशन मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी भी। अगर नॉन मॉनिटरी है तो याद करिए उसकी वैल्यू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में मानते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया होगा। एक बात और कह रहा है ऑफिस जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया सर, एलएलपी को नए ऑफिस की जरूरत थी। ठीक है, मनोज को अप्रोच किया इन्होंने 1 जनवरी को कि फॉर्म ज्वाइन करो थर्ड पार्टनर के तौर पे। मनोज इंडिया से बाहर था 1 सितंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। देखो सर ऐसा है, वो ज्वाइन करने को बोल रहा है एलएलपी और कह रहा है कंट्रीब्यूट भी करूंगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कह रहा है 5 लाख रुपए दूंगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और 25 जनवरी को ज्वाइन कर रहा है। आप मुझे बताइए मनोज रेसिडेंट मानेंगे आप? मनोज ज्वाइन कर रहा है 25 जनवरी को एलएलपी और कह रहा है इस टाइम से इस टाइम तक बाहर था। कब से बाहर था? कह रहा है सर ये बाहर था, आप देखो 1 सितंबर 21 से 23 दिसंबर 22 तक बाहर था। ठीक, एक बात और कहता है वो 5 लाख रुपए खुद देगा, और जो प्रेमाइस है वो मनोज ने कुछ समय पहले 5 साल पहले खरीदा था 25 लाख में। कह रहा है मेरा ऑफिस भी आप रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ऑफिस भी यूज कर लो। 25 लाख में परचेस किया था, मार्केट वैल्यू है 32,25,000। मनोज कह रहा है पहली बात तो 5 लाख रुपए कैश दूंगा, मेरा ऑफिस भी आप मुझसे ले लो, ऑफिस की वैल्यू है 32,25,000। तो मनोज का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल कंट्रीब्यूशन है 32,25 प्लस 5 लाख, प्लस 5 लाख हो तो कितना हो गया? ये हो गया 37,25 का टोटल कंट्रीब्यूशन है, 37,25। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मनोज ने अपना ऑफिस दिया, ठीक है, 5 लाख रुपए 6 महीने के अंदर। ठीक है, कह रहे हैं मनोज पैसा जमा कर पाता उससे पहले फॉर्म डिसॉल्व हो गई। मनोज ने मना किया, मैं तो पैसे दूंगा नहीं 5 लाख रुपए, क्योंकि वो लायबल था फॉर्म में देने में। क्रेडिटर मनोज के ऊपर केस कर रहा है। याद करिए, क्लियर कट आपने पॉइंट पढ़ा है कंट्रीब्यूशन के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था 32-33 में, कि अगर एक पार्टनर कहता है कि भाई मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता तो थर्ड पार्टी उसे फोर्स कर सकती है, उससे कंट्रीब्यूशन देने के लिए बोल सकती है। तो क्या क्रेडिटर उस केस में मनोज के ऊपर केस कर सकता है और बोल सकता है कि तू पैसा कंट्रीब्यूट करेगा? सर बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, और आपको करना पड़ेगा उस केस में, करना पड़ेगा उस केस में। ठीक, पहला क्वेश्चन। हाँ, क्या मनोज को रेसिडेंट मानेंगे आप एज पर एलएलपी एक्ट? देखो 182 दिन वाली तो कंडीशन ही नहीं है। कह रहा है ही वॉज नॉट इन इंडिया फॉर 120 डेज इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, 33 डेज था यहां से यहां तक। ठीक, कह रहा है भैया नहीं मानेंगे, 182 दिन तो कैंसिल ही कर दो। मानेंगे क्योंकि वो 120 दिन था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। देखो भैया ऐसा है, फाइनेंशियल ईयर देखोगे 21-22 तो 120 दिन मिल जाएगा, क्योंकि 1 सितंबर को छोड़ के गया था।
याद है? 1 सितंबर को अगर छोड़ के गया है तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना भाई। अगर 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक काउंट करोगे तो फाइनेंशियल ईयर तो 120 दिन गुजार दिया उसने। हां, अगर प्रीसीडिंग 1 ईयर देखोगे तो कहानी नहीं है। प्रीसीडिंग 1 ईयर में तो वो है नहीं बेचारा। ठीक, इंस्टीट्यूट ने सही आंसर माना है डी की, 1 साल में है। अच्छा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन मानेंगे? 32-25, 5,37,25। ठीक, एक बात और, क्या मनोज लायबल है 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने के लिए? बताइए सर। मनोज को बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 100% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस केस में। कह रहा है बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सर, उसने प्रॉमिस किया था। ठीक, एक बात और, फिन लोड, अभी एलएलपी वाला क्वेश्चन नहीं है। फिन लोड पैसा रेज करना चाहता है अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। इसने प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर दिया है 57 पर्सन को, जिसमें 6 QIB हैं। सर 57 में अगर 6 QIB हैं तो बचे कितने? 51। लिमिट के अंदर 200 है। इंस्टीट्यूट ने गलती कर दी, एक्ट में 50 की लिमिट लिखी है प्राइवेट प्लेसमेंट में, लेकिन 200 की लिमिट लिखी है रूल में। तो रूल की लिमिट एक्ट पे ओवरराइड करती है 200 की लिमिट। इन्होंने यहां 50 की लिमिट मानी, यहां भी आंसर इनकरेक्ट दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। सही आंसर कह रहा है पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाई नहीं सकती, है तो वैसे ही गलत है। कह रहा है ऑफर दिया है मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर, इसीलिए पब्लिक ऑफर मानेंगे। इंस्टीट्यूट ने यह सही आंसर माना है। सर 200 तक की लिमिट है, 1 साल में 200 तक का ऑफर दिए, ई सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर पता है क्या होगा? लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड नंबर। QIB काउंट करोगे नहीं, 51 है, 200 की लिमिट वैसे ही है, बट ये माना है इंस्टीट्यूट ने। आप कोई दिक्कत नहीं है, बी मान लो। रूल में 200 की लिमिट है। अरे स्टडी मैट खुद 200 बोल रहा है यार, बाकी छोड़ो। ठीक, एक बात और, लीडिंग ऑन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन्वेस्टमेंट कर रही है स्टार्टअप में। कंपनी एक्स होल्ड कर रही है 25% स्टेक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही है। आप बताइए एसोसिएट कंपनी मानेंगे? सर 25%, सर 20% मान लेंगे एसोसिएट। कह रहा है वाई एसोसिएट कंपनी मानेंगे, 25% होल्ड कर रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल मानेंगे सर, 20% मान लेंगे। ठीक, आखिरी केस सिनेरियो एमटीपी का, इसके बाद तो आरटीपी के 2 बचे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, चलिए अब ये बात सुनिएगा ध्यान से। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, केस सिनेरियो करने के बाद सबसे मस्त रीजन अगर आपका हो रहा है तो वो रहा है एलएलपी का। आर्यन 2 जुलाई को बनाया गया। ठीक, सुदीप और अंकित पार्टनर है। सुदीप अंकित डीपीबी है। ठीक है, एलएलपी सीलिंग फैन बना रही है। एक दिन सुदीप किशोर से मिला। किशोर एक कंपनी का डायरेक्टर है। डिस्कशन करने के बाद किशोर ने बोला कि मेरी कंपनी पार्टनर के तौर पे आपके एलएलपी बनना चाहती है। आप बताइए क्या एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी के अंदर एज अ पार्टनर काम कर सकती है? यस, कर सकती है। आप याद करिए एलएलपी में लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम पार्टनर, और जब एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट में एक कंपनी आएगी जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी हुई है। तो मतलब कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। यस, हां, उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस दिया एलएलपी में, बट सेक्शन 8 क्या बोलता है जीसी का? जीसी का सेक्शन 8 बोलता है पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। तो भले कंपनी के आगे कंपनीज एक्ट 56 रेफर किया गया, बट इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी को बनाया गया 1 जून को। ऑब्जेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का, ये सब ठीक है। पार्टनर कह रहा है एलएलपी का और डायरेक्टर्स। ठीक, इन्होंने कंसल्टेंट को हायर किया, अर्चिका जैन को। बोला आप बताओ सर क्या होना चाहिए इस केस में। उसने एडवाइस किया कि आपकी कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती, क्योंकि एलएलपी एक्ट के हिसाब से इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन पाएगा। और बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जिसमें लिखा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कंपनी है। तो सर क्या दिक्कत है? अगर आपकी कंपनी 2013 के अंदर ही बनी है तो पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे, जो मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले। कृतिकेन कंपनी एक्ट 13 के अंदर बनी है, इसीलिए वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर नहीं आएगी। गजब वो तुम्हारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट भाई। इसी उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
आगे बताया गया शनाया को पार्टनर बनाया गया 17 जनवरी को। फर्म ने रजिस्ट्रार को बताया एडमिशन के बारे में। 3 फेब को जब वो शनाया जा रही थी तो उसकी याददाश्त चली गई। डॉक्टर ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया, सर छोड़ना पड़ेगा, कहानी खत्म है। आप बताइए पार्टनर बन सकते हैं क्या? कह रहा है पार्टनर नहीं बन सकती वो कंपनी। कह रहा है यस बिकॉज सेक्शन 8 कहता है पुराने एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे, इसीलिए 2013 के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट में 2013 वाली कंपनी भी आएगी, ठीक, सेक्शन 8 के हिसाब से। एक बात और, आप बताइए लास्ट डेट क्या होगी शनाया के बारे में बताने की? अरे भाई कब आई है ये आई है 17 जनवरी को। 30 दिन के अंदर बता दो। 30 दिन का मतलब क्या है? 14 डेज जैन के, 16 दिन फेब के। 30 दिन के अंदर बताओ एडमिशन के बारे में, ठीक। आप बताओ शनाया का स्टेटस क्या होगा एक्सीडेंट के बाद? ऐसा है सर, वो अनसाउंड माइंड हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि सर अनसाउंड माइंड में तो लिखा है, अनसाउंड माइंड में तो लिखा है कि अगर कोई पार्टनर इफ ही इज डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, तो भैया जीसी एक्ट भी तो बोलता है कि शनाया फीमेल है। सेक्शन 13 क्या बोलता है जीसी का? ही इंक्लूड शी। तो कह रहा है 24 सबसेक्शन 2 कह रहा है इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड, कह रहा है वो तो शी है इसलिए कंटिन्यू कर सकती है। वाह। कह रहा है फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ जीसी एक्ट, कहता है किसी भी लॉ के अंदर अगर मैस्कुलाइन जेंडर इंक्लूड हुआ है इट इंक्लूड फीमेल। शनाया क्योंकि अनसाउंड माइंड हुई है और ही इंक्लूड शी, देयरफॉर शी इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ पार्टनर। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बढ़िया। इन्होंने एकदम तार जोड़ दिए, एकदम एलएलपी के और जीसी के पूरे पूरे तार जोड़ दिए इन्होंने, ठीक है। अगला HBL प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट मिला तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से वाटर डैम को लेकर, कंसल्टेंसी दे रहे हैं नीदरलैंड। याद करिए बॉडी कॉर्पोरेट 2 तरह की कंसल्टेंसी ले सकती है, याद करो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ तक USG किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 70 लाख के लिए कोई जरूरत नहीं है सर, नो रिक्वायरमेंट, पूछने की जरूरत ही नहीं है। 70 लाख तो आराम से अलाउड है, ठीक। कह रहा है एक कंसल्टेंसी और ली है सॉफ्टवेयर को लेकर 20 लाख USG, इंफ्रा में 1 करोड़, अदर में 10 लाख। अभी ये 10 लाख से ऊपर गया तो यहां पूछना पड़ेगा, ऊपर 1 करोड़ से कम है तो नहीं पूछना पड़ेगा। अब आप बताइए इस केस में, कह रहा है कंपनी 70 लाख और विदाउट एनी अप्रूवल, 70 लाख विदाउट अप्रूवल, 20 लाख विद अप्रूवल ऑफ RBI। ये सही है, ये सही है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला, शालिनी गुप्ता इनरोल कर रही है मैनेजमेंट कोर्स के लिए IIM में 3 साल के लिए। 3 साल में से 2 साल वो कैंपस पे रहेगी और 1 साल पढ़ेगी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। शालिनी गुप्ता कह रही है ट्यूशन फीस पे करूंगी 10 लाख सीधे IIM को, उसके बाद USD 2 लाख ऑकलैंड को। इंडिया छोड़ के चली गई हायर स्टडीज के लिए। भैया जैसे ही वो इंडिया छोड़ के जाएगी शी विल बिकम अ PROI। पूरा पढ़ लो। कह रहा है वो गई और कह रही है मैं तो बाहर जा रही हूं। उस केस में 1 सितंबर को शालिनी इंडिया आई 30 दिन के लिए फैमिली से मिलने और वापस जॉब करने चली गई। सर वो PRI बनेगी ही नहीं। वो पहले पढ़ने के लिए गई, 30 दिन के लिए इंडिया आई फैमिली से मिलने, फिर चली गई जॉब करने के लिए बाहर। शी विल बी अ PROI। कहते हैं वो रहेगी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहे रेसिडेंट ऑफ इंडिया हायर स्टडीज PROI। ये हो गई सारी कहानी खत्म।